कोई और बड़ा एसेट जो है उसकी इतनी वैल्यू जो है वो गिर गई, रिकवरेबल वैल्यू इसकी जो थी, रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कम हो गई, फॉर सम रीजंस ये होता है। वो जो रीजंस होती हैं वो यहां पर आपके साथ मैं पहले शेयर करता हूं। एग्जामिनर इसमें 4-6 मार्क्स का या कम मार्क्स का सवाल डाल सकता है और सारी लॉजिकल रीजंस हैं। इन रीजंस को समझने से पहले दोबारा दिमाग में एक बात ले आइए कि एसेट इज लूजिंग इट्स रिकवरेबिलिटी फॉर द एंटिटी। ठीक है, अब जब एसेट इज लूजिंग इट्स रिकवरेबिलिटी फॉर द एंटिटी, उसकी रीजन क्या हो सकती है? एसेट की अपनी वैल्यू का डाउन होना हो सकता है, या एसेट जिस प्रोडक्ट को बना रहा है उस प्रोडक्ट की मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, कोई इकोनॉमी चेंज हो गई या कोई और फैक्टर्स ऐसे आ गए, इकोनॉमी में कोई चेंज आई या कोई फैक्टर ऐसे आए जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट जो है जिस एसेट से बनती है मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं है। या फिर मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया। अब यहां पर आप कहेंगे सर मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है, आप कह रहे हैं कि एसेट इंपेयर हो गया, ये क्या बात कर रहे हैं? इसका क्या ताल्लुक बन रहा है? सुनिएगा। आपने बचपन में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी, क्वांटिटेटिव मेथड्स पढ़े यार, हैं nalaik.com स्टैटिस्टिक्स बेटे क्यों पढ़ी है ना? अच्छा, उसके अंदर आपने फाइनेंशियल पार्ट मैथमेटिक्स का और स्टैटिस्टिक्स, इनमें आपने कहीं प्रेजेंट वैल्यू पढ़ा? ठीक है, अब वो जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आपने सीखा था वो क्या था? फ्यूचर में जो कैश फ्लोज थे उनको डिस्काउंट डाउन करते हैं, एक इंटरेस्ट पे उसका फैक्टर लेते हैं, 5% पे फैक्टर लेंगे वो ज़्यादा आएगा, अगर 10% पे लेंगे तो फैक्टर कम हो जाएगा ना। ऐसा कभी आपने किया था क्वेश्चन? तो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर कम हो जाता है। वो डिस्काउंट फैक्टर अगर आप एसेट्स की फ्यूचर कैश फ्लोज पे अप्लाई करेंगे तो फिर आपको उसकी रिकवरेबिलिटी कम ही नजर आएगी ना। तो ये वो पॉइंट है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो आपका डिस्काउंट फैक्टर कम हो जाएगा, डिस्काउंट फैक्टर कम होगा तो आपकी वैल्यू इन यूज रिड्यूस हो जाएगी। इस पर अभी मैं थोड़ी सी बात फर्दर करूंगा। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट आपको जो एक्सटर्नल में नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉल कर गई कंपेयरिंग विद द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स, नेट एसेट्स। ये क्या पॉइंट है? ये पॉइंट ऐसे है कि आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, मार्केट रेट जो शेयर का है, शेयर प्राइस जो है मार्केट की, वो मल्टीप्लाई करते हैं आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ। वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मार्केट कैप कहते हैं इसको हम, कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी है हमारी। अब आप जरा देखिए यहां पर ये दो आपको नजर आ रही हैं बैलेंस शीट की शक्लें इस तर्ज पे। एक मैंने लाइन लगा के बात की है, लेफ्ट साइड पर आपको बुक वैल्यू पर एसेट है 100 का, लायबिलिटी है 30 की, नेट एसेट है 70 के। दूसरी तरफ आपकी ओनर्स इक्विटी में 50 की शेयर कैपिटल है और 20 की रिटेन अर्निंग है। अब मार्केट में 10 शेयर्स आपके फ्लोट हैं और फेस वैल्यू उनकी 5 है, बुक वैल्यू इसलिए उसकी 50 नजर आ रही है। अब मार्केट अगर 4 रुपए का शेयर हो जाती है तो आपकी टोटल 10 रुपए, 10 नंबर ऑफ शेयर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाएगी 40। मार्केट कैपिटलाइजेशन कवर करती है हर तरह के रिजर्व्स को भी। तो आपके शेयर की जो कैपिटलाइजेशन बन रही है, शेयर की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 40। अब जब ये साइड 40 है, कोई ये तो नहीं कहेगा अच्छा जी हमें कम पैसे दे देना, जिन्होंने कर्जा दिया वो तो 30 का 30 ही लेंगे। अल्टीमेट इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? आपका एसेट्स पे। एसेट्स नीचे आ गए तो ये भी एक इंडिकेटर होता है कि एसेट की आपकी जो है वैल्यू फॉल होती हुई नजर आ रही होती है। तो ये बेटे 4 इंडिकेटर्स हैं एक्सटर्नल और
4 ही इंडिकेटर्स हैं आपके इंटरनल फॉर इम्पेयरमेंट। एसेट डैमेज हो गया, अब वो रिकवर नहीं कर सकेगा अपनी वैल्यू को। डिसकंटिन्यूएंस और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूनिट, वो जिस यूनिट में एसेट इस्तेमाल हो रहा है उसको आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। रिडक्शन इन एसेट एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, उसकी यूजफुल लाइफ जब कम हो जाती है तो इम्पेयरमेंट का मसला क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और एंटिटीज परफॉर्मेंस इज वर्स देन द एक्सपेक्टेड, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रही है। तो इन सारी वजूहात की बिना पर इम्पेयरमेंट होती है। इम्पेयरमेंट जब भी होती है, अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम भी इसको पढ़ रहा है तो बड़ी तवज्जो से इस बात को देखे। इम्पेयरमेंट जब भी होती है उसकी रिकवरेबल अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है 2 तरीकों से। एग्जाम्पल दूंगा, आपके पास जो लैपटॉप है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपका लैपटॉप आपको 2 तर्ज पे अपनी वैल्यू रिकवर करके देगा। आपने सपोजली 1 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा है। एक तो तरीक़ाकार ये, आप उसको यूज करते रहें, वो लैपटॉप आपको रिकवर करके देगा अपनी वैल्यू। दूसरा ये है कि आप उसको मार्केट में बेच दें, अपनी वैल्यू रिकवर कर देगा। तो वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का ये कॉन्सेप्ट है। आप देखना ही चाहते हैं कि मेरी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, इन दोनों में से जो ज्यादा है वो आपकी रिकवरेबल अमाउंट है, क्योंकि आप तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि कम रकम को कबूल कर लो। इन दोनों में से जो ज्यादा है वो रिकवरेबल अमाउंट है, और वो एसेट उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस माइनस करने के बाद ये उसकी रेजिडुअल वैल्यू थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस माइनस करने के बाद जो उसकी नेट बुक वैल्यू वो कैरिंग अमाउंट है। तो कैरिंग अमाउंट को आप रिकवरेबल अमाउंट के साथ मैच करें। अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो इंपेयरमेंट लॉस होगा। अगर आपकी कैरिंग अमाउंट कम है, रिकवरेबल ज्यादा है, तो कोई इंपेयरमेंट हुई नहीं। फॉलोड? इंपेयरमेंट कब होगी? जब उसकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी रिकवरेबल से। जब मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी कि आपका एसेट 5 लाख का है, रिकवर हो सकता है 3 लाख, तो आप क्या कहेंगे कि 2 लाख से इंपेयर हो गया। अगर आपका रिकवर हो सकता है 7 लाख, तो फिर आप 5 लाख पर ही बैलेंस शीट में एसेट को शो करेंगे। ठीक बात? हैविंग सेड दैट, अगली बात है, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। मैंने अमूमन देखा है स्टूडेंट्स दिमाग इस्तेमाल किए बगैर कंफ्यूज होकर इसको देख रहे होते हैं और काम गड़बड़ हो जाता है। बाय द वे, इस क्वेश्चन में भी बड़ी सादा सी बात है, उसने आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज दी है, जो कि वैल्यू इन यूज है। अगर यूज करते रहेंगे तो कैश फ्लो आएगा, और जो कैश फ्लो फ्यूचर में आना उसको डिस्काउंट करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी। एक तो वो आपका कंपोनेंट है जिसको कंपेयर करेंगे आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ। उसने बताई हुई है सवाल के अंदर कि वो 200 है। ठीक है, ये बताई हुई है। इन दोनों में से जो ज्यादा है 214.6 ज्यादा है। अब यहां पर आप देखते हैं कि डेप्रिसिएशंस करने के बाद आपकी नेट बुक वैल्यू 217 है, तो इंपेयर हो रहे हैं 2.4 से। अच्छा, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेटे, आपको एसेट की फ्यूचर कैश फ्लोज दी हुई होती है। मैं जिसको येलो हाईलाइट करूं उस पर आपने फोकस करना है। 3 साल है और ये एसेट आपको पहले साल के एंड पर 400 रुपया कैश फ्लो देगा, फिर दूसरे साल के एंड पे 800 और तीसरे साल के एंड पर 1200 का कैश फ्लो देगा। इस पर आपने ये फैक्टर 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का लगाना है। आपने फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का क्या लिया हुआ? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर एन, ऐसे पढ़ा हुआ है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई इज द रेट, 10% को 0.1 के तौर पर हम लिख रहे हैं, रेज टू पावर एन। आपके पास ये फैक्टर आ गया, इसको कहते हैं PVIF, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स देखे हुए हैं बच्चों ने?
प्रेजेंट वैल्यू टेबल में टेबल 3 जो है उसके अंदर पीवीआईएफ है और टेबल 4 जो है उसमें एन्युटी है। स्टूडेंट कंफ्यूज होता है एन्युटी रेट कब लगाना है और पीवीआईएफ इंडिविजुअल फैक्टर कब लगाना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। असल में आपके पास डिफरेंट कैश फ्लोज हैं हर साल में, आप पीवीआईएफ अप्लाई करेंगे, टेबल 3 से आप रेट उठाएंगे। जब आपके पास सेम कैश फ्लो हर साल में आ रही है, अब आप चाहें इसको अलग अलग करें, देखिएगा ज़रा, कैलकुलेटर उठाइए, 2-3 मिनट की कैलकुलेशन आपको कॉन्फिडेंस देगी। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हुए देखते हैं तो ट्रस्ट कर लें कि मैंने जो कैलकुलेट किया ठीक कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक विजिबल है, ज़्यादा बड़ा तो ना करूं? ओके अच्छा, अब देखिए इन तीनों का टोटल जो है वो ये 2.4867 है। ओके आप इसको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आ रहे हैं, या एक मरतबा एन्युटी को इसके सम के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर दोनों का सेम होगा। बस इतना से फर्क है कि आपने एन्युटी फैक्टर कब लगाना है और आपने पीवीआईएफ फैक्टर कब अप्लाई करना है। पीवीआईएफ जब इंडिविजुअल कैश फ्लोज हैं उस साल की आपने देखनी है, उस पर आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। ये आपने फार्मूला पढ़ा था पीवीआईएफ ए कैलकुलेट करने का, याद आ रहा है? ठीक है, और वो है क्या, वो सम ऑफ, जैसे इधर मैंने कहा कि फ्यूचर, अब सवाल देखो उसने सिर्फ ये कहा कि फ्यूचर कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू अकर 1000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 20 ईयर्स। कहता है बताओ प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करो। अब स्टूडेंट के वैल्यू इन यूज कैसे मैं कैलकुलेट करूं, मुझे तो 20 सालों की उसने दी नहीं, कैश फ्लोज ही नहीं दी हुई, लेकिन उसने कहा कि एन्युटी है आपकी, हर साल आपको जो है वो 1000 कैश फ्लो जनरेट होगा। आप उन की एन्युटी का जब सम करते हैं या पीवीआईएफ ए से उठाते हैं डायरेक्टली, आपके पास रेट आ जाता है, या ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं आपके पास पीवीआईएफ ए आ जाता है, उसको 1000 पे अप्लाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू इन यूज आ जाती है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज आ जाती हैं। एक और बात पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये जो मैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाली बात कर रहा था, इसको थोड़ा सा तवज्जो से सुन लें एक मरतबा फिर से। फिक्स्ड एसेट आपका 1 जनवरी को कॉस्ट कर रहा है 100,000 का, 1 जनवरी को उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है 20,000, और आपने 31 दिसंबर को उसकी यूजफुल लाइफ डिटरमिन की है 2 साल की। यहां पर मेरा सवाल है, 31 दिसंबर को जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो किस अमाउंट को कितने पे डिवाइड करेंगे? अमूमन स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि सर इसमें जो 80,000 है उसको रिमेनिंग 2 ईयर पे डिवाइड कर दें। वो ये भूल जाते हैं कि हमने इस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं की हुई अभी तक। इस साल के बाद, इस डेट के बाद 2 साल है उसकी जिंदगी। टोटल हमने देखना क्या होता है, रिमेनिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, ये देखना होता है। ये जुमला बताने के लिए मैंने इस सिनेरियो को आपके सामने पेश किया। रिमेनिंग पीरियड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, ये जो मैंने रिपोर्टिंग पीरियड आपका बताया था। आप इस डेट पे कह रहे हैं कि जी आपकी रिमेनिंग लाइफ 2 इयर्स है, आपने कहां से लेनी है? स्टार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड से। तो अंडरस्टूड है कि 1 साल उसमें ऐड करेंगे तो फिर आपकी जिंदगी का पता चलेगा ना कितनी रिमेनिंग रह गई है, क्योंकि इस साल की भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं हुई। फॉलोड? हाँ, अगर इस डेट पे कहता है कि इसकी रिमेनिंग लाइफ 2 इयर्स है तब ठीक था, तब आप 80,000 को 2 से डिवाइड करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ये वाली बात मैंने
उधर बता दिया आपको। अच्छा जी, इस एसेट में भी चंद खूबसूरत बातें हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद मैं आपको लेकर जाऊंगा IAS 8 की तरफ। देखो बेटे, वो ये कह रहा है 5 साल गुजरने के बाद हमें पता चला कि एसेट जो है वो इम्पेयर हो रहा है। एसेट की कुल जिंदगी जो है वो उसने कही है कि 15 साल है, कुल जिंदगी 15 साल है। 5 साल गुजर चुके, अब ऑनवर्ड्स उसकी जो जिंदगी है उसके आपने कैलकुलेट करने हैं ना प्रेजेंट वैल्यू। अब वो जो आपको कैश फ्लो आ रहा है उसको आपने ऑनवर्ड्स जो साल बाकी रह गए हैं उस पे उसकी यूजफुल लाइफ, उस पे आपने उसकी जो है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैं सवाल को एक मरतबा आपके सामने पढ़ दूं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। फिर कह रहा है, Skyline Limited operates a 4-star hotel facility in Murray. The hotel was constructed at a cost of 300 million. तवज्जो से सुनिएगा। 5 years back and it is depreciated on a straight line. 5 साल पहले आपने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, आज से 5 साल पहले। उस वक्त उसकी यूजफुल लाइफ 15 साल डिटर्मिन हुई थी। इसका मतलब आज से ऑनवर्ड बाकी इसकी जो है 10 साल है, और आपने इसको डेप्रिसिएट 20% पे करना शुरू किया था स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक। देयर आर इंडिकेटर्स दैट द प्रॉपर्टी इज नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड। हमने देखा था ना कि अगर परफॉर्मेंस एज एक्सपेक्टेड ना हो तो एक इंडिकेटर है इम्पेयरमेंट का। जैसे इंडिकेशन आती है इम्पेयरमेंट टेस्ट करते हैं हम। ओपनिंग ओवर कंपीटिंग, बिकॉज ऑफ एक नया होटल खुल गया, और अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन नंबर ऑफ टूरिस्ट टू द एरिया बिकॉज ऑफ टेररिज्म। लोग मरी जाना बंद करके, हाल ही में ऐसा मसला भी हुआ। देयर इज अ 40%, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, कहता 40% प्रोबेबिलिटी है कि होटल विल जनरेट कैश फ्लो ऑफ 40 मिलियन पर एनम, कि उसका कैश फ्लो जो होगा 40 मिलियन पर एनम होगा। इसकी 40% प्रोबेबिलिटी है। और वो कहता है कि 60% प्रोबेबिलिटी है कि इसका कैश फ्लो जो होगा 20% पर एनम होगा, 20 मिलियन पर एनम होगा। अब आप कंफ्यूज, अब कैश फ्लो 40 मिलियन लें या 20 मिलियन लें, आप प्रोबेबिलिटी बेस्ड इसके कैश फ्लोज की तरफ आएंगे, आप ये वर्किंग करेंगे। आप कहेंगे कि जी हमारी जो कैश फ्लो है वो इस तरह से 40 मिलियन की प्रोबेबिलिटी और 20 मिलियन की प्रोबेबिलिटी ली, आपके पास कैश फ्लो आ गया 28। एक मसला तो हल हुआ। अब इसको डिस्काउंट करना है, वो हम देख लेते हैं। वापस आइए, कहते हैं द प्रॉपर्टीज नेट ऑपरेटिंग इनकम इज 30 मिलियन। नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट कह लें आप। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मैंने कहा था ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, $30 मिलियन है, विच इज एट द रेट 15%। यहां तक रुकें और बिल्कुल मेरी बात को कॉमन सेंस लेवल पे लीजिए। अगेन वही यूनिटी वाला मेथड आ रहा है इसके अंदर। अगर मैं आपको कहूं कि आपको 30 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, जो कि 15% के हिसाब से मिल रहा है, तो बताएं इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? इन्वेस्टमेंट टाइम्स परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट, यही होता है ना। तो अब आपने अगर ये करना है तो आप इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज आएगा ना। आप यूनिट इसकी कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पर मैंने बहरहाल थोड़ा सा लंबा काम किया एक्स का, क्योंकि कुछ बाज़ का बच्चे जो होते हैं वो नहीं समझ रहे होते हैं, तो मैंने उसको इस तरीके से करके किया। अल्टीमेटली बात वही है कि आपने प्रॉफिट को डिवाइड किया परसेंटेज पे, तो आपके पास जो है वो
ये 200 आ गए। तो व्हाट डज इट मीन कि आपकी जो आपकी होटल पे आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है वो वैल्यू क्या रख रही है? 200 मिलियन वैल्यू रख रही है। अब 200 मिलियन जो वैल्यू है उस पे वो कहता है 5% proceeds from sale would be expended in closing the deal। 5% उस पे जो है उसको अगर आप बेचते हैं एसेट को तो आपको खर्च करना पड़ेगा। 5% अगर आपको उस पर खर्च करना पड़ेगा तो कितने रुपए बनते हैं? 200 का 5% क्या बनता है बेटे? 10। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो नेट आपको क्या रिकवर होगा? तो क्या इसको हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कह सकते हैं? अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो मेरे पास आ गई है 190। अब मेरे पास वैल्यू इन यूज़ कैलकुलेट करनी है। कैश फ्लोज मेरे पास हैं 28 की कैश फ्लो मुझे मिलेगी रेगुलरली, ठीक है। और जब मैं इसको बेचूंगा इसकी ज़िंदगी के अख्ताम पर, उसने हमें कहा हुआ है कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 60 बनती है। ये एसेट की रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 60, जब एसेट हम बेचेंगे तो 60 की रेजिडुअल वैल्यू इसकी बनती है। ये 60 हमें उस वक्त मिलेगा। अब इस पर 10th पीरियड का रेट लगेगा, इस पर एन्युटी नहीं लगेगा। ये वो बात है जो मैं आपको समझा रहा था, क्योंकि 10वें साल के एंड पर ये कैश फ्लो होनी है, ये सारा 10 साल नहीं होती रहनी। जबकि ये जो है ये 28 मिलियन की आपको 10 साल कैश फ्लोज मिलनी है, इसलिए पीवीआई ए इस पे अप्लाई होगा। ये कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटे? ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि इसमें पीवीआईएफ एंड पीवीआईएफ ए दोनों की एप्लीकेशन है। इसमें प्रोबेबिलिटी है, इसके अंदर उसकी मार्केट मल्टीप्लायर के साथ रिवर्स वर्किंग करते हुए फेयर वैल्यू का मालूम करना है। 2-3 पॉइंट्स इसमें बहुत अहम हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप तवज्जो के साथ दोबारा से ज़रूर कीजिएगा। ऑलराइट, अब मैं आपको लेके चलता हूँ IAS 8 की तरफ। IAS 8 is about accounting policies, changes in accounting estimates and errors। स्टूडेंट्स अमूमन कंफ्यूज होते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी और एरर और अकाउंटिंग एस्टीमेट को पहचानने में। अकाउंटिंग एस्टीमेट के बारे में याद रखिएगा, एक अप्रोक्सीमेटेड अमाउंट होती है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एन इंफॉर्मेशन। आपको एग्जैक्टली नहीं पता, आपने अंदाज़ा लगाया। फॉर एग्जांपल डेप्रीसिएशन, क्या इनवॉइस पे लिखी हुई आती है डेप्रीसिएशन? यूजफुल लाइफ, क्या एसेट के साथ यूजफुल लाइफ जो लिखी हुई होती है एग्जैक्टली वही आपकी यूजफुल लाइफ होती है? नहीं। रेजिडुअल वैल्यू, ये तमाम डिपेंड करती हैं कि किस इन्वायरमेंट में आप उसको यूज कर रहे हैं और उस इन्वायरमेंट के मुताबिक इसकी यूजफुल लाइफ क्या होगी, रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी और फिर उसकी डेप्रिसिएशन क्या होगी। पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो बेस बनता है डेप्रिसिएशन मेथड को सिलेक्ट करने की। अब वो पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट पे बेस करता है डेप्रिसिएशन रेट, सॉरी डेप्रिसिएशन मेथड। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन मेथड की सिलेक्शन भी जो है वो एक अकाउंटिंग एस्टीमेट हुआ। तो पॉलिसी क्या है डेप्रिसिएशन की? पॉलिसी ये है कि मैंने एसेट को डेप्रिसिएट करना है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना आप कहें कि नहीं मेरी पॉलिसी मैंने एसेट को डेप्रिसिएट ही नहीं करना। ये हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। आई नो फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस डेप्रिसिएशंस कहती है नहीं हमने नहीं चार्ज करने। अब वो IAS 16 की खिलाफ वर्जी तो कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग ठीक है, उनकी बैलेंस शीट में एसेट नजर आ रहा है जितने का खरीदा था, एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रही। वो कह रहे नहीं जी हम तो डेप्रिसिएट करेंगे नहीं, जब बेचेंगे उस वक्त देख लेंगे कितने का बिका। सारा का सारा लॉस उस साल में अकाउंट फॉर करना चाह रहे हैं।
पॉलिसी है, इसको पॉलिसी कह रहे हैं, जिसमें कोई एक्सपर्ट अपनी अप्रोक्सीमेशन नहीं दे रहा, यस और नो। तो IAS 16 पॉलिसी देता है कि डेप्रिसिएट करो, तो डेप्रिसिएशन का करना एक पॉलिसी है। हाँ, उसका मेथड उसका मॉडल क्या होगा, कॉस्ट मॉडल है या रीवैल्यूएशन मॉडल है, ये भी एक पॉलिसी है। उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आपने कॉस्ट मॉडल पे करनी है या उसकी सब्सिक्वेंट आपने फेयर वैल्यू मॉडल पे यानी कि रीवैल्यूएशन मॉडल पे करनी है, ये एक पॉलिसी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट पे करनी है, फेयर वैल्यू मॉडल पे करनी, पॉलिसी है। FIFO या वेटेड एवरेज अप्लाई करना है, पॉलिसी है। लेकिन NRV का कैलकुलेट करना तो एक एस्टीमेट है ना, चेंज हो सकता है एस्टीमेट। आपने गिवन सिनेरियो के मुताबिक कैलकुलेशन की है, अप्रोक्सीमेशन की है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कैलकुलेट करना एक एस्टीमेट है, ठीक है। और प्रोविजंस क्रिएट करना एक पॉलिसी है। आपको नहीं जी मैं प्रोविजन क्रिएट ही नहीं करता, जब बैड होगा तो उसको एक्सपेंस कह दूंगा। जरा थोड़ा सा इसको उस एंगल पे सोचो। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कहता हूं कि जब बैड होगा तो उसको एक्सपेंस आउट कर दूंगा, बैड डेट्स को डेबिट करके डेटर्स को क्रेडिट कर दूंगा, राइट ऑफ कर दूंगा। जब तक बैड नहीं होता मैं प्रोविजन नहीं क्रिएट करता। तो आप IFRS 9 की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। IFRS 9 कहता है कि जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनके अगेंस्ट आप एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस को सामने रखते हुए प्रोविजनिंग करें। फॉलो कर रहे हो? तो ये पॉलिसी और इसका एस्टीमेट का फर्क है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल एक आध नंबर का एग्जामिनर तंग करने के लिए आपको पूछ सकता है कि जनाब अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया है कि पॉलिसी है कि एस्टीमेट है, तो आप उसको क्या एज्यूम करेंगे? स्टैंडर्ड कहता है कि आप उसको एस्टीमेट एज्यूम करें। अगर बड़ी क्लोज कॉन्फ्लिक्ट आ गया जिसमें आप समझते हैं कि नहीं जी ये तो एस्टीमेट है, और कहते हैं कि नहीं जी पॉलिसी भी तो हो सकती है, अब आप क्या करेंगे? आप उसको एस्टीमेट कहेंगे, स्टैंडर्ड कहता है। अब पॉलिसी और एस्टीमेट की बातें समझ लीजिए। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट जिस साल में रूनुमा होगी उसी साल में उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में इंपैक्ट देंगे और ऑनवर्ड्स, पिछले सालों में नहीं घुसेंगे। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन रेट का आपने कई मरतबा देखा, डेप्रिसिएशन रेट चेंज हो गया। जब डेप्रिसिएशन रेट चेंज हुआ तो क्या इसका मतलब पिछले साल जो डेप्रिसिएशन रेट किया था वो गलत था? नहीं, वो पिछले साल के सिनेरियो के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त था, ठीक था, करेक्ट था। अब जो सिनेरियो चेंज हो गया तो डेप्रिसिएशन रेट चेंज करना पड़ेगा। लिहाजा पिछले साल की अकाउंटिंग गलत नहीं है। तो इसकी जब जिस साल में एस्टीमेट चेंज होगा उस साल में आप रिफ्लेक्शन लेकर आएंगे प्रॉफिट और लॉस के अंदर एंड ऑनवर्ड्स, अगर वो इंपैक्ट दे रहा है। जबकि पॉलिसी अगर चेंज होती है तो आपको पिछले सालों की, जब वो फर्स्ट टाइम पॉलिसी अडॉप्ट हुई थी, पिछले सालों की जितने भी फाइनेंशियल इंपैक्ट्स हैं कैलकुलेट करके ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में उसका इंपैक्ट दिखाना होगा कि जी आपके ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स जो हैं वो चेंज हो गए। का मतलब है कि पिछले सालों के जो गुनाह थे वो धुल गए। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स में आपने इंपैक्ट दे दिया ना, और जो इस साल में इंपैक्ट आता है उसको इस साल में इंपैक्ट दे दें। इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट। रिट्रोस्पेक्ट में जा रहे हैं आप। और जो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट। आप उस पर प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट ले रहे हैं। अब एरर के बारे में भी मुख्तसर सी बात सुन लीजिए। एरर पर भी रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट होती है। एरर पिछले सालों के एरर की बात हो रही, इस साल के एरर की बात नहीं हो रही। जो इस साल का एरर है इसी साल में ठीक हो जाएगा, बात खत्म। पिछले साल आपसे एक एरर हो गया, गलत अकाउंटिंग हो गई, गलत कैलकुलेशन हो गई, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स चेंज हो गए, एसेट्स की फिगर्स चेंज हो गई, लायबिलिटीज की फिगर्स चेंज हो गई। आप जहां पर एरर हुआ था फर्स्ट टाइम वहां से आप उठाएंगे, उसका इंपैक्ट इस साल के रिटेन्ड अर्निंग्स पे
ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स पे आप उसका इम्पैक्ट लेकर आएंगे। ये कुछ सिनेरियोज सेल्फ क्रिएटेड सिनेरियोज हैं, ये आप देखिएगा, बड़े लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, आपका डेप्रिसिएशन की यूजफुल लाइफ चेंज हो रही है, और यहां पर पॉलिसी चेंज हो रही है, आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से वेटेड एवरेज पे आ रहे हैं। ये बेटे मैं एक आपके साथ शेयर करूंगा छोटी सी वर्किंग जो स्टूडेंट्स को अमूमन बॉदर करती है। आपके क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज अगर हो जाती है किसी वजह से, तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाती है तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है, हल्का सा सुन लो। इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अफेक्ट करती है, यस और नो? ओपनिंग इन्वेंट्री अगर इंक्रीज हो गई किसी वजह से तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो जाएगी। मैं दोबारा बोलता हूं, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड होती है, यस और नो? यस। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो गई है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगी तो प्रॉफिट गिरेंगे। अब बाकी की चारों बातें आप खुद से अपने आप को समझाएं, समझ आ जाएंगी, बिल्कुल फिट बैठेंगे। अब ये सिनेरियो पैदा करता है जब वो कहता है कि हम तो पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे अकाउंटिंग कर रहे थे, अब वेटेड एवरेज पे हमने अकाउंटिंग करनी है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे पहले इन्वेंट्री को मेजर कर रहे थे, अब आपने वेटेड एवरेज पे स्विच करना है। 37 आपकी इन्वेंट्री थी 31 दिसंबर 2013 को, वेटेड एवरेज पे 35.5 इन्वेंट्री हो जाएगी। तो जो 31 दिसंबर 2013 को अगर मैं क्लोजिंग डेट कहता हूं उस साल की 2013 की रिपोर्टिंग पीरियड की, तो ये मेरी इन्वेंट्री डिक्रीज कर रही है ना 1.5 से। जब इन्वेंट्री डिक्रीज करेगी तो 2013 के प्रॉफिट्स डिक्रीज करेंगे। ये इंपैक्ट आपसे वो पूछता है। अब जब आप 2014 में आएंगे बेटे तो 2013 ओपनिंग हो जाएगी इस पीरियड के लिए, यस और नो? जब 2014 की आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो 2013 का इन्वेंट्री का बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब उसका क्या इंपैक्ट आएगा? अब वो 1.5 से ओपनिंग इन्वेंट्री डिक्रीज कर रही है, प्रॉफिट्स इंक्रीज कर जाएंगे। और 2014 के क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज कर रही है 2.2 से, तो आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज कर जाएंगे। आप पहले बुनियादी बात यहां पे क्लियर हो चुके हुए हो, ठीक है? फॉलो किया? तो बेटे अगर ये आपको कॉन्सेप्ट में बात बैठ जाती है तो इस तरह का कितना मुश्किल से मुश्किल सवाल क्यों ना आ जाए, आप उसको चुटकी में सॉल्व कराएंगे। लॉजिक बनता है बेटे? ये अकाउंटिंग पॉलिसी में अमूमन वो इस तरह का सवाल पूछता है। ओके, वेल, ये मैंने इसके इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट्स कैलकुलेट करके आपको वर्किंग की हुई है। आगे चलते हैं। इसके डिस्क्लोजर्स, ये एरर्स के डिस्क्लोजर्स। आपका एरर भी हो सकता था, ये तो मैंने अभी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहा ना, पिछले साल इन्वेंट्री जो है वो ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू होगी किसी वजह से, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ना आपके फिर इस साल के प्रॉफिट में और पिछले साल के प्रॉफिट्स में भी। कहता है जब एरर हो तो आपने कम से कम डिस्क्लोजर्स देने हैं। अगेन मैंने आपको आज क्या कहा है, जो आपने 2 घंटे की काम एक होमवर्क दिया 2 घंटे का, क्या काम दिया आपको? मैंने
डिस्क्लोजर्स की अपनी बुकलेट बना के डिस्प्ले करनी है, यूट्यूब पे चढ़ानी है, हैं? कहाँ से मिलेंगे आपको डिस्क्लोजर्स? आई कैप की किताब से आराम से मिल जाएंगे। और मेरे बेटे एक छोटी सी बात, ये तो आप पढ़ेंगे लेकिन मेरी ये बात सुन लें। मैं ट्रेनिंग में एक मरतबा ये बात की थी, मैंने कहा था डोंट स्पेयर बीजी। व्हाट इज दिस बीजी? मैं कहा ब्रदर गूगल। आप उसको यूजी कह दें या एजी कह दें, अंकल गूगल या आंटी गूगल, चाचा गूगल कह दें, बट डोंट स्पेयर दिस गूगल। मुझे जब भी कोई जरा सी भी बात समझ नहीं आ रही होती या मैं उसको कोरबोरेट करना चाहता हूं, मैं फौरन गूगल में वो 2 लाइंस लिखता हूं। मुझे गूगल फौरन बता देता है कि जी ये इसके ऊपर राय है। आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो देखना है एरर के डिस्क्लोजर्स का, लिखें प्रैक्टिकल सिनेरियो ऑफ एरर्स, यू विल गेट द रिजल्ट। ये जो भी आपका CB, GB, UB, AB जो भी है, इसको गूगल को जो है आप जरा थोड़ा सा तंग किया करें, इससे तंग ना हुआ करें। आप लोग इससे तंग होते हो, ठीक है? इसको तंग किया करें, इससे पूछें, मुझे बताए कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस तरह से होती है, इससे पूछें डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के मेथड्स क्या हैं, इजी मेथड बताए क्या है। ये काम आप YouTube पे बहुत अच्छा कर सकते हैं। छोटे छोटे लेक्चर्स आपको मिलते हैं 5-5 मिनट के, ठीक है? मामा बाबा से ये कहकर लैपटॉप खरीदा था ना कि स्टडीज के लिए इस्तेमाल करना, दिल पे हाथ रख के पूछो ये सवाल का जवाब। तो स्टडीज के लिए बेटे ऑल इज वेल, स्टडीज के लिए इसको इस्तेमाल करो बेटे। आपका ये डिस्क्लोजर का अगर 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी आ जाती है आपकी, यकीन कीजिए आपके 10-15 नंबर, कम से कम 10-15 नंबर आपके तैयार हो जाते हैं। मैंने मुश्किल वाला डिस्क्लोजर बाकायदा बनाकर दे दिया, ठीक है? और ये डिस्क्लोजर जो एरर्स का है, ये मैं जुबानी आपके सामने पढ़ के दे रहा हूँ। और सवाल को पढ़ते जाओ, डिस्क्लोजर को अंडरलाइन करते जाओ, बाद में रीराइट कर दो या साथ साथ उसको लिखते जाओ अपनी आंसर स्क्रिप्ट के अंदर। क्या कह रहा है? नेचर ऑफ द प्रायर पीरियड एरर, क्या एरर हुआ था? डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज हो गई थी, सीधा सा, कितना कोई लंबा चौड़ा डिस्क्लोजर है। इन्वेंट्री शीट जो है ओवरचार्ज हो गई थी, सेल्स इनवॉइसेस ज्यादा भेजी गई थी, डेबिट नोट्स रिकॉर्ड नहीं हुए थे, क्रेडिट नोट्स रिकॉर्ड नहीं हुए थे, या रिवर्स कैलकुलेशन हो गई थी उनकी। ये नेचर है। वो कहता बता दो, इसको डिस्क्लोज कर दो। सवाल के अंदर लिखा होगा कि जी ये आपसे गलती हुई है पिछले सालों में, वो जुमला लिख दो, एग्जामिनर कहेगा वाह भाई क्या बात है, पढ़ा लिखा बच्चा। For each period presented in the financial statements and to the extent practicable, अगली ये बात भी उसमें लिखी होती है कि जी गलती तो आज से 10 साल पहले हुई थी, लेकिन हम पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड नहीं निकाल सकते, हमें उसका इंपैक्ट सिर्फ पिछले 2 सालों में नजर आ रहा है, वो ये है। ये जुमला उधर लिख दो कि गलती तो पिछले 10 सालों में हुई थी, हम नहीं कर सकते, वो ये है, बस डिस्क्लोजर हो गया। डिस्क्लोजर है क्या, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। इसका कॉन्सेप्ट ये है, क्या दादी जान को बैलेंस शीट समझ आ जाएगी उनके सामने जब आएगी लिखी हुई? दादी कहेगी ये क्या है एसेट और ये क्या लायबिलिटीज और क्या, काका मैं अंग्रेजी तो पढ़ सकती हूँ लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही। शिपिंग शिपिंग करके गुजरेंगी बातें दादी के दाएं बाएं से। अब दादों के लिए डिस्क्लोजर्स आप खोल के दिखाएंगे, दादो जान देखें इसमें ये लिखा हुआ है कि हमने ये जो लैंड खरीदी थी ये रीवैल्यू हुई है, फलाने अंकल ने इसको रीवैल्यू किया था जो इंडिपेंडेंट वैल्यू। अच्छा अच्छा, अब दादों को समझ आई बैलेंस शीट के अंदर क्या चीज है, समझ गयो। तो डिस्क्लोजर्स बेटे आपने IASB फ्रेमवर्क के अंदर एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी कैसे एस्टेब्लिश होती है? जब डिस्क्लोजर्स आते हैं, अदरवाइज कैसे अंडरस्टैंडेबल होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? बेटे दोबारा इस बात को समझो कि ये एक प्रोफेशन है जो कि
एक तरीके से रेगुलेट हो रहा है और आप इससे दूसरों तक कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसके जरिए से आप सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कंट्रीब्यूशन क्या है कि फाइनेंशियल्स ऑफ एन एंटिटी शुड बी ट्रांसपेरेंटली प्रेजेंटेड। उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए आप ये सारे स्टैंडर्ड्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और शुड बी अंडरस्टैंडेबल के लिए आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं। इसलिए नोट्स को बाकायदा इंटेग्रल पार्ट के तौर पर कहा गया है कंपोनेंट के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट में 5वां कंपोनेंट है नोट्स। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। अगला देखें, अमाउंट ऑफ द करेक्शन एट द बिगिनिंग एंड। अब जो भी अमाउंट करेक्शन की है आपने कैलकुलेट कर दी, डिस्क्लोज कर दो जल्दी जल्दी से। मुफ्त के नंबर हैं, बिल्कुल मुफ्त के नंबर। और अगर ये चीजें ना पढ़ी हो, 5 नंबर का डिस्क्लोजर छोड़ के आ जाओगे, यार मैं तो पढ़ा ही नहीं था यार डिस्क्लोजर यार, और था क्या यार, मुफ्त का था यार। ठीक है, अब वो रिट्रोस्पेक्टिव, अभी मैंने आपसे बात की, इफ रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर प्रायर पीरियड, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एंड व्हेन द एरर हैज बीन करेक्टेड बता दो। प्रैक्टिकल नहीं था, एक जुमला लिखना है ना कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, तो इसको हमने भी प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट दिया, बात खत्म। या पिछले 2 साल पीछे जाके मैंने इसको इंपैक्ट दिया, बात खत्म, डिस्क्लोजर हो गया एरर्स का। ठीक बात। मैं अब आपके साथ पॉलिसी के डिस्क्लोजर्स भी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के डिस्क्लोजर्स भी आपको बता देता हूं। अच्छा बेटे, अकाउंटिंग पॉलिसी 2 वजूहात की बुनियाद पर चेंज करना पड़ती है। एक ये कि कोई रेगुलेशन में चेंज आ गई। हम जब रेगुलेशन कह रहे हैं तो हम IFRS को रेगुलेशन कह रहे हैं, या पाकिस्तान में कंपनीज को जो ट्रीट कर रहा है CCP, वो रेगुलेशन है, वो रेगुलेटर है। वो जो भी बात करेगा वो एक रेगुलेशन के, तो क्यों नहीं मानेंगे, तो वो हमें फाइन इंपोज करेगा। तो रेगुलेशन आपको कहती है कि आपने इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को इन तरीकों से करना है। वो रेगुलेशन चेंज हो जाती है, तरीका आपको डिफरेंट करना पड़ जाता है। जैसे पिछले चंद सालों में रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, पहले IAS 18 था, अब IFRS 15 है। लीजेस को कैसे अकाउंट फॉर करना है, पहले IAS 17 था, अब IFRS 16 है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IFRS 9, अभी मैंने आपसे बात की, पहले IAS 39 था, अब IFRS 9 है। पिछले सारे के साले जो हैं वो खत्म हो गए, सुपरसीड हो गए। अब क्या हुआ, पॉलिसी चेंज हो गई। अब जब पॉलिसी चेंज हुई तो चेंज बिकॉज ऑफ नया IFRS है ना, उसके डिस्क्लोजर चाहिए। और दूसरा ये कि पॉलिसी स्टैंडर्ड चेंज नहीं हुआ, बल्कि हम कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ गए, पॉलिसी चेंज की। FIFO से वेटेड एवरेज पे आ गए, पॉलिसी चेंज की। ठीक है, हमें ऑप्शंस दी हुई थी। अब जब आपने पॉलिसी चेंज कर दी वॉलंटरीली, तो ये डिस्क्लोजर्स आप देंगे। तो बुनियादी तौर पर तो पहले ये बातें समझ लीजिए कि पॉलिसी कैसे चेंज होती है और डिस्क्लोजर्स क्या बनते हैं। अब कह रहा है कि टाइटल ऑफ IFRS, ऑब्वियसली अगर किसी IFRS की वजह से हुआ है तो आप उसका टाइटल देंगे। अगर वो IFRS की वजह से नहीं चेंज आई है तो उसका टाइटल देने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर एक और छोटी सी बात करता चलो, इसको प्लीज अगर आपकी जिंदगी का हिस्सा है तो निकाल दो। ओए FAR 1 के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ा तूने? कोई चैप्टर नंबर 5 दिमाग में नहीं होना चाहिए। आपको स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए। ओ यार वो 36 पढ़ा है, क्या कहता है 36 क्या होता है यार? ठीक है, ओ यार वो 16 की यार, उसके यार मुझसे यार वो डिस्क्लोजर यार समझ नहीं आ रहा यार, 16 यार, ओ ये 16 होता क्या है? ठीक है, ये आपकी जिंदगी है बेटे,
ये 16, 36, 20, 23 चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप लोगों को ये चीजें अप्लाई करनी है, ठीक है। चैप्टर नंबर कहीं पर काम नहीं आने, वो बातें भूल जाओ जो बचपन में आपकी FAFSC की बातें थी। ओ यार फलाना चैप्टर बड़ा औखा यार, नहीं होता यार, मेरी रातों की नींदें उड़ा दी हैं यार, ठीक है। ये प्लीज ऐसी बातें छोड़ दें, नसीहतन कह रहा हूं। आप टॉपिक्स को पकड़ें। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पता हो क्या कह रहा है, IS 8 एरर्स क्या कह रहे हैं, पॉलिसी क्या कह रही है, एस्टिमेट्स क्या कह रहे हैं, ठीक है योर हैं, गुड। अच्छा, द नेचर ऑफ द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी की नेचर क्या थी, क्या चेंज किया हमने, ठीक है। अब देखो सारे डिस्क्रिप्टिव नोट्स है ना, कोई इसमें आपको कोई तगड़ी किस्म की कैलकुलेशन नहीं करनी। तो ये वो चीज है कि मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, आपने इस पर अपनी जब एक बुकलेट बना लेनी है, सारी जिंदगी के लिए आपके दिमाग में रहनी है। और याद रखिएगा फाइनल लेवल तक ये आपके एग्जामिनेशन का हिस्सा होते हैं, ठीक है। फाइनल लेवल तक ये जो आपने अभी पढ़ लिया ना, ऐसा नहीं है कि ये आपका अगले किसी एग्जामिनेशन में उसने नहीं पूछना। फाइनल लेवल तक यही वाली बात आपसे पूछ सकता है, एग्जैक्टली यही वाली बात। मुझे फाइनल लेवल पर मेरे ख्याल से चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के डिस्क्लोजर आए थे, मैं अपने फाइनल की बात कर रहा हूं, बचपन की, ठीक है। उस वक्त मैं भी दंग रह गई, मैं को यार इतना आसान। तो बाज़ का आसान चीजें भी एग्जामिनर फाइनल लेवल पे पूछ रहा होता है। तो व्हेन एप्लीकेबल दैट द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द ट्रांजिशनल। ये ट्रांजिशनल प्रोविजन क्या होती है ये भी सुन लो, इसका भी ताल्लुक IFRS से। जब ट्रांजिशन में हैं आप, फॉरेन ट्रैवल में ट्रांजिट लगता है, ठीक है। आप ट्रांजिशन में ना एक स्टेशन पे थोड़ी देर के लिए आप रुक के फिर उधर से आपने चेंज करना होता है। तो ट्रांजिशन में है, जैसे कि ट्रांजिशन आपको मैंने अभी बताया IS 17 से IFRS 16 की तरफ जब आप गए तो उसने एक पीरियड दे दिया आपको कि 2 साल आप इस तरीके से गुजारें और उसके बाद आपको जो है इस तरह से अकाउंटिंग करनी है। वो आपको नए स्टैंडर्ड के आखिर में ट्रांजिशनल प्रोविजन दी होती हैं और वो ट्रांजिशनल प्रोविजन में बताया होता है कि आपने किस तरीके से इस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को अकाउंट फॉर करना है। ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ट्रांजिशनल प्रोविजन। अब आपके ये टर्मिनोलॉजी थी, आपको क्लियर होगी कि ट्रांजिशनल प्रोविजन होती क्या है। व्हेन एप्लीकेबल द ट्रांजिशनल प्रोविजन दैट माइट हैव एन इफेक्ट ऑन फ्यूचर पीरियड्स। अगर एप्लीकेबल है कि उस ट्रांजिशनल प्रोविजन का फ्यूचर पे भी कोई इंपैक्ट है। अब देखो ट्रांजिशनल प्रोविजन का लफ्ज ही लिख देना एग्जामिनर को इंप्रेस कर देगा, याद रखना। वो अगर बच्चा पढ़ा लिखा भाई, इसको फेल नहीं करना। जिसने नहीं पढ़ा होगा वो इधर की उधर की मारेगा ना, ठीक है। और ट्रांजिशनल प्रोविजन आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगी कि होती क्या है, कि नए स्टैंडर्ड में या चेंज्ड स्टैंडर्ड में किस तरह से आपने पॉलिसी चेंज को अकाउंट फॉर करना है, वो ट्रांजिशनल प्रोविजन है। द रीजन वाई द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोवाइड्स रिलायबल एंड, ये वॉलंटियर का मसला है, क्योंकि आपने वॉलंटियर किया ना, आप फाइफो से वेटेड एवरेज पे जा रहे हो, तो फाइफो पे मसला क्या था आपको, आप कहें जी मेरी प्रोडक्ट चेंज हो गई है या मार्केट प्राइसेस इतनी ऊपर नीचे आ रही हैं कि मैंने कहा कि मैं अगर वेटेड एवरेज पे करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे मैं लेके चलूं। आपने जस्टिफाई कर दिया, यूज़र को समझ आ गई कि पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, वेटेड एवरेज हो गया और ये उसकी चेंजेस हैं। कंपैरेटिव भी आपने चेंज कर दिए। याद रखना जब भी पॉलिसी चेंज होती है कंपैरेटिव भी चेंज होते हैं आपके, ठीक बात। For the current and previous period, to the extent practicable, the amount of adjustment to each item in the financial statement, and if 33 EPS applies to that, जिस आइटम पे उस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का इंपैक्ट पड़ रहा है, उस आइटम को आपने जो है कंपैरेटिव ईयर में और इसमें करंट के अंदर आपने बताना है। और प्लस आपका IS 33 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अब IS 33 अर्निंग्स पर शेयर, जो लिस्टेड एंटिटीज होती हैं, लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनको अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करके अपनी फेस पे शो करना होता है कि जी हमारी
पर शेयर अर्निंग है, ताकि उसके शेयर होल्डर को आसानी से पता चल जाए कि वो कमा क्या रहा है एक शेयर के बदले. To the extent practicable, the adjustment relating to accounting periods before those presented in the financial statement. जो जहां तक प्रैक्टिकेबल है आपने वो, अब ये अमाउंट वर्किंग में आपने कैलकुलेट की होती है, वर्किंग बेस्ड है, आपने बतानी है. अच्छा, अगर ईपीएस नहीं कैलकुलेट करने के लिए उसने डाटा दिया हुआ तो वह महज लिख दो कि ईपीएस भी कैलकुलेट करेंगे, इस चेंज का प्रॉफिट्स पे ये इंपैक्ट है, ईपीएस पे ये इंपैक्ट है. डाटा का मतलब है कि उसने नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए हुए, तो ईपीएस तो कैलकुलेट नहीं हो सकेगा. लेकिन आप एग्जामिनर को ये तो शो करो ना मैं पढ़ा लिखा हूं, ठीक है, मैंने तैयार किया हुआ इसको. इफ रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज इम्प्रैक्टिकेबल एंड एक्सप्लेनेशन, ये तो लाजिमन आपके ज़हन में होनी चाहिए बात. अगर इम्प्रैक्टिकेबल है पिछले सालों में जाना, तो आपने एक छोटी सी स्टेटमेंट देनी है कि इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, देयरफॉर आई एम वर्किंग इट आउट प्रोस्पेक्टिवली. ओके, ऑलराइट बेटे, आई ट्रस्ट. अच्छा, ये एक नोट मैंने यहाँ पर इसका लिखा था, ये इस सवाल के लिए वंडर लिमिटेड का नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के लिए मैंने एरर्स का आपको बता दिया, अकाउंटिंग पॉलिसी के बता दिया, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के लिए वो क्या कहता है कि डिस्क्लोजर्स क्या हैं. आपकी एस्टीमेट क्या है उसकी नेचर बता दो कि भाई कौन सी चीज़ चेंज हुई है, डेप्रिसिएशन रेट चेंज हुआ है, यूजफुल लाइफ चेंज हुई है, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई है, वो बता दो. ठीक है, उसकी नेचर बता दो, उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है करंट पीरियड में, और रिमेनिंग लाइफ उसकी जो है 6 पे उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी. और ये उस एरर से मुतल्लक थी, इसके अंदर एरर भी था एक कि करेक्शन ऑफ एरर ड्यूरिंग द ईयर जो है उसकी क्या है, वॉज इरोनियसली इंक्लूडेड इन द मशीन. ये सवाल बहुत मज़े का है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा. इस तरह के 2 सवाल गालिबन आपकी बुक में हैं. हल्का सा मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ 2-3 मिनट में. वो कह रहा है कि 2014 में हमारे पास एक मशीन, एक कॉस्ट ऑफ रिपेयर अमाउंटिंग 20 मिलियन वॉज एरोनियसली डेबिटेड टू द मशीन. हमने रिपेयर कराई थी, गलती से डेबिट हो गई मशीन के अंदर. अब देखो होगा क्या, रिपेयर तो एक्सपेंस में जाना चाहिए था, गलती से कहाँ चला गया, एसेट में. हमारे एसेट्स बढ़ गए, एसेट्स में जाने की वजह से उसकी डेप्रिसिएशन भी बढ़ गई. टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस उतना बढ़ गया. रिपेयर 20 से नहीं एक्सपेंस आउट हुई, लेकिन उसका जो डेप्रिसिएशन का एक एलिमेंट है उससे हो गई. तो अब इस इंपैक्ट को रिवर्स करना है आपने 2014 के साल में, और उसकी रिफ्लेक्शन अगर 2015 में आती है तो 2015 पे भी आपने करना है. यहां पर मैंने वो तीनों की इंपैक्ट बता दिए कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे 2014 में क्या इंपैक्ट आ रहा है, वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20, क्योंकि वो एसेट बन गया था ना, उसको एसेट में से बाहर निकालेंगे, लेकिन नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी हुई होगी, और उतने से आपके जो हैं वो रिटेन्ड अर्निंग्स भी इंपैक्ट होंगी और उस साल के प्रॉफिट्स भी इंपैक्ट होंगे. फॉलो कर रहे हो? जब आप उसको एक्सपेंस के तौर पे लेके जाएंगे तो आपके प्रॉफिट्स भी रिड्यूस करेंगे और ऑब्वियसली रिटेन्ड अर्निंग भी रिड्यूस करेंगे, और अगले साल में भी उसका जो है वो एसेट का इंपैक्ट अगले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करके आएगा. रिटेन्ड अर्निंग्स में भी अगले साल की डेप्रिसिएशन 2 और पिछले साल की 1.5 मिलकर 3.5 बनती है. हाँ, अलबत्ता अगले साल के प्रॉफिट में सिर्फ उसकी डेप्रिसिएशन की हद तक का इंपैक्ट आएगा. फॉर द ईयर प्रॉफिट होता है ना. बस जी, मैं यहीं पे इक्तफा करता हूं, और सुबह कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी हमारे नए टॉपिक्स के साथ. एक मरतबा दोबारा वो टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं दैट वी वुड बी डिस्कसिंग टुमारो इंशाल्लाह.
दैट इज़ NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें NPO में मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPOs की, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आ रहे हैं इस मरतबा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी की बात करेंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशोज एंड इंटरप्रिटेशंस, अर्निंग्स पर शेयर एंड ISB फ्रेमवर्क पे हल्की सी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। ऑलराइट जी, अनायत साहब ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच बच्चों। Dear sir, thank you very much for your this session and इतने कम वक्त में आपने इतना सारा कवर किया माशाल्लाह, और जो अहम कॉन्सेप्ट से बच्चों तक पहुँचाए, साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जो मटेरियल है ये हम शेयर कर देंगे, आप ले सकते हैं इस वीडियो की नीचे लिंक में। ये तमाम मटेरियल जो सर ने आज यूज़ किया है ये हम कॉपी कर देंगे इंशाल्लाह ताला। कल इस सेशन का पार्ट 2 9:30 के ऊपर शुरू होगा। अभी 3 बजे एक वेबिनार हो रहा है विच इज़ ऑन एग्जामिनेशन टेक्निक्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, तो स्टूडेंट्स जो हैं ज़रूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।